हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ़िलहाल तो जो भी वेस्ट बंगाल पे नहीं हैं वो अच्छे ही हैं। अगर आपने न्यूज़ देखी होगी आपको पता होगा क्या क्या हुआ है। 20 मई को वेस्ट बंगाल पर बहुत ही बड़ी तबाही मच चुकी है। मैंने कुछ चीज़ें टेलीग्राम पे अपडेट भी की थी, आपको भी पता होगा ही। तो इसीलिए अनफॉर्चुनेटली 3 मैच डेज निकल गए बुंडेसलीगा के, जहाँ पर मेरा प्लान तो था सारे मैचेस कवर करने का, मतलब तीनों ही मैच डेज कवर करने का, लेकिन हुआ नहीं। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आज दोपहर को एक वीडियो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, कम से कम ट्यूटोरियल वाला, ताकि वो कंप्लीट कर सको, क्योंकि ये आपके लिए बहुत काम पे आएगा। अगर आप इसी वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे ना, तो हो सकता है आप खुद से भी कुछ चीज़ें सीख सकें और खुद से भी कुछ चीज़ें कोशिश कर सकें, कम से कम फाइनलाइज अगर टीम नहीं भी बना पाए तो भी। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से बात हो रही है, क्योंकि इन बिटवीन कुछ लोगों से बात हुई है टेलीग्राम पर, जिन्होंने मेरे से पर्सनली बात करी है, और उन सभी को बहुत सारा शुक्रिया, जिन्होंने इस क्राइसिस के वक्त में भी मेरे से कांटेक्ट रखा और कम से कम बातचीत करी कि आप कैसे हो, और प्रे करा मेरे लिए। उन सभी को बहुत सारे शुक्रिया। और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देखिए, चाहे आपके पास 152 सब्सक्राइबर्स हो, जो कि अभी मेरे पास हैं, या फिर 152 के सब्सक्राइबर्स हो, कुछ लोग अगर आप गेन नहीं कर पाओ, जो कि आपके बुरे वक्त में, आपके अच्छे वक्त में आपके पास हो, आपके साथ हो, चैनल के साथ हो, तो कोई ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोगों ने, वैसे तो मेरे सब्सक्राइबर्स काफ़ी कम हैं, लेकिन उस हिसाब से भी काफ़ी लोगों ने मेरे से बात करी और हमेशा ही मेरे से कांटेक्ट रखने की कोशिश की। तो तहे दिल से शुक्रिया उन सारे लोगों को। और कुछ चीज़ें जो हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं ये T10 मैचेस नहीं करना चाहता वगैरह। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को मैसेज किया कि तो क्या तुम क्रिकेट मैचेस ही कवर नहीं करोगे, या फिर क्रिकेट मैचेस में यहाँ पर बहुत सारे लोग तुमसे बेटर हैं इसीलिए नहीं करना चाहते। तो मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, 5 मिनट, ठीक है। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मैचेस जो ज़्यादा लोग खेलते हैं, वैसे वैसे मैचेस कभी भी कम कवर करता नहीं था। ये तो आपको पता ही होगा, चाहे वो क्रिकेट के ही मैचेस हम क्यों ना कह लें। मैं ऐसे मैचेस को ही टारगेट करता था जहाँ पर कंपटीशन कंपैरेटिवली लेसर हो, और जहाँ पे डेटा मिलना थोड़ा मुश्किल हो, ठीक है। और मैं कोशिश यही करता था कि जो ऐसे लोग हैं जो कि काफ़ी नुकसान में जा चुके हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं इन्वेस्ट करने के लिए या फिर खेलने के लिए, उन लोगों की हेल्प करना, ठीक है। अगर आप नुकसान पे गए हैं, अगर आप काफ़ी लॉस कर चुके हैं, तो ज़रूरी यही है कि आप ऐसे मैचेस को चूज़ करें जहाँ पे कंपटीशन कम है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर तुम क्रिकेट फ़ैन होते तो तुम ये सब मैचेस करते, लेकिन बात यहाँ पे ये नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि दोनों वर्ड्स के बीच में डिफरेंस क्या है, क्रिकेट फ़ैन और सट्टेबाज में। जब हम छोटे थे, जब हम टीवी पे मैचेस देखते थे, चाहे आप तब 2 साल के हो, 5 साल के हो, 10 साल के हो, तब हम क्रिकेट फ़ैन थे, क्योंकि हम उस वक्त पे वो मैचेस देखते थे और किसी टीम को, किसी प्लेयर को सपोर्ट करते थे, ठीक है। क्रिकेट फ़ैन होने के लिए आपको क्रिकेट आप खेल भी सकते हो या फिर देख भी सकते हो, लेकिन जब बात पैसों की आती है, तब बात सिर्फ फ़ैन पे नहीं रह जाता है। अभी भी मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, ये जो सारे मैचेस हो रहे हैं, यहाँ पर चाहे जो बंदा ग्रैंड लीग भी जीत रहा है ना, वो भी दोनों टीम के 11 प्लेयर्स के नाम नहीं बता सकता। लेकिन अगर आप फ़ैन होते हैं, तो आपको सारी चीज़ें पता होती हैं, सिर्फ प्लेयर्स के नाम नहीं, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, पहले कहाँ खेलते थे, वगैरह वगैरह सब कुछ, ठीक है। आप किसी भी आईपीएल फ्रेंचाइज के फ़ैन से भी ये कंसीडर कर सकते हैं इस एग्जांपल को। तो ऐसा, लेकिन जब भी बात पैसों की आ जाती है, तब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, और वो फ़ैन वाला चीज़ जो है तब वर्क नहीं करता है, तब आप सिर्फ फ़ैन नहीं रह जाते हैं, ठीक है। और रही बात क्रिकेट मैचों में पैसे लगाने की, तो देखिए, अभी तो आप जैसा जो क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज़ हैं, जो टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज़ होती हैं, या फिर आईसीसी में काफ़ी ऊपर वाले रैंक की टीम होती हैं, वहाँ पे कोई मैचेस हो नहीं रहे हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अभी कुछ ऐसे कंट्रीज़ के मैचेस हो रहे हैं जो कि शायद उस तरह से रिकॉग्नाइज्ड भी है नहीं क्रिकेट के मामले में। ये सब कंट्रीज़ मैचेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और इन यहाँ पे कोई ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी नहीं है, ठीक है। इनको भी ज़्यादा उतना पता नहीं है शायद क्रिकेट के बारे में, जैसे कि हमारे यहाँ पे फुटबॉल उतना डेवलप नहीं है, या फिर और भी कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पे उतना ज़्यादा फुटबॉल डेवलप नहीं है। वहाँ
उसी तरह से इन कंट्रीज़ में क्रिकेट उतना डेवलप नहीं है। ठीक है, तो इनकी मेंटालिटी ये नहीं है कि कोई कंपटीशन होगा, हम बहुत बड़े किसी स्टेज में जाएंगे। तो यही एक चीज़ है, जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करना है। कोई भी मैच छोटा नहीं है, कोई भी खेल छोटा नहीं है। अगर आप अपने गली में भी कोई मैच खेल रहे हैं, अपने घर पे भी कोई क्रिकेट मैच खेल रहे हैं अपने छोटे भाइयों के साथ या फिर किसी के साथ, तो वो भी छोटा नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया है। लेकिन जब बात पैसे लगाने की आती है, तब आपको सोचना पड़ता है, हम ये सब मैचेस क्यों कवर नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं खेल रहे हैं। क्योंकि एक दो मैचेस के बाद जो लोग स्टैट्स कॉपी कर रहे हैं, उनके पास खास कुछ होगा नहीं कुछ अलग करने का, और किस बेसिस पे अलग करना है, उस रीज़न के बारे में सोचने का। ठीक है, हम जब मैचेस कवर करते हैं तो आपको पता ही होगा कि हम बहुत सारी रिसर्च करते हैं, बहुत सारी एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम कोई डिसीजन लेते हैं कि कौन सा रिस्क लेना है, कौन से प्लेयर को ड्रॉप करना है या कौन से प्लेयर को चूज़ करना है, कैसे कैसे टीम बनाना है। हम इस लेवल पे एनालिसिस कर पाते हैं कि हम टॉस के रिजल्ट्स को भी प्रेडिक्ट कर पाते हैं। लेकिन इन सब मैचों में ऐसा होगा नहीं। एक दो मैचों में स्टैट्स कॉपी करने वाले या फिर स्टैट्स थोड़ा ज़्यादा कलेक्ट करने वाले कुछ मैच एक दो मैच तक आगे रहेंगे भी, लेकिन उसके बाद जब चेंजेस करने की बारी आएगी, जब आपको रिस्क लेने की बारी आएगी, तब आपके पास कोई बेसिस होगा नहीं। ऑफ कोर्स आप तुक्का लगा के जीत सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे काम करने का तरीका ये है नहीं, तो इसीलिए मैंने इन मैचों को अवॉइड करने का ही सोचा, क्योंकि मेरे पास कोई बेसिस है ही नहीं कि किस बेसिस पे मैं यहाँ पे किसी प्लेयर को चूज़ करूँ या फिर ड्रॉप करूँ। ठीक है, तो यही मेन रीज़न है। चलिए 6 मिनट हो चुका है, तो बस यही कुछ कहना था। और फिर से मैं उन सभी लोगों को शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने इस बीच हमसे कांटेक्ट रखा और चैनल में बने रहे। बहुत सारे लोग चले गए हैं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मुझे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि मैं पहले 1 डेढ़ साल तक सिर्फ 20-25 सब्सक्राइबर्स के साथ भी काम कर चुका हूँ। अभी आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जिस जगह पर हमें आज बात करना है, उस जगह पर कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसके लिए मैं इतना हाइप कर रहा था सभी को, कि क्या क्या चीज़ें हैं एज ए ट्यूटोरियल जिनको हम समझ सकते हैं। मैं पहले ही उन लोगों को इस वीडियो से दूर रहने की सलाह दूंगा जिनको ज़्यादा रिस्क लेने की आदत नहीं है, जिनके पास कॉपी करने की मेंटालिटी है, और जो मतलब टीम के भूखे होते हैं। उन इस तरह के लोगों के लिए फ़ुटबॉल बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं जिस तरह से एनालिसिस करूँगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। तो पहले कुछ दिनों के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके आप कुछ समझेंगे। जब समझ जाएंगे तो उसके बाद चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी, लेकिन समझने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने पहले दिन ही बताया था वीडियो में कि फ़ुटबॉल हमारे यहाँ पे उतना यूज टू नहीं है जिस तरह से क्रिकेट है। मैंने एज एन एग्जांपल आपको ग्रैंड लीग की कुछ चीज़ें भी दिखाई थी, आपने देखा होगा, अगर वो वीडियो तो पता होगा। तो इसीलिए ऐसे मेंटालिटी वाले लोग प्लीज़ दूरी बनाए रखें, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ अलग लेवल पे बात करने वाले हैं। ठीक है, पहला जो पॉइंट जो मुझे लगता है कि आपको समझना चाहिए, आपको जानना चाहिए, वो है स्टाइल ऑफ प्ले। स्टाइल ऑफ प्ले क्या है? जिस दोनों टीमों के बीच में मैचेस हो रहे हैं, मैं फॉर एग्जांपल आपको दोनों फेमस टीमों के नाम बताता हूँ। समझ लीजिए मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी। आपने नाम सुना ही होगा अगर आपके फुटबॉल के बारे में मिनिमम आइडिया भी है, जो कि अभी तक हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फुटबॉल के बारे में मिनिमम आइडिया लेके ही आप मेरी वीडियोज़ को देखें, क्योंकि वो सब चीज़ें मैं एलिमेंटरी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। तो जब आप बात कर रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी की टीम के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों टीम किस तरह से खेलती है। अब ये कैसे डिसाइड करती हैं टीमें कि हमें किस तरह से खेलना है? ये वो अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेसेस को देख के अपना स्टाइल ऑफ प्ले डिसाइड करते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ पहले। ये समझ लीजिए एक फ़ुटबॉल का मैदान है और ये एक फ़ुटबॉल का फॉर्मेशन है। ठीक है, अभी ये फॉर्मेशन क्या चीज़ है, ये तो आपको पता होना चाहिए अभी तक। अभी आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि कोई एक टीम, ये जो दो विंग्स हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है, यहाँ से कॉन्सिस्टेंटली अटैक्स कर रहे हैं। ठीक है, और इनके जो फुल बैक्स भी हैं, ये भी यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं विंग्स पे। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि कॉन्सिस्टेंटली विंग से अटैक्स हो रहे हैं। तब आप क्या समझेंगे कि इस टीम का जो मेंटालिटी है, या फिर अटैक करने का स्टाइल है, या फिर प्लेइंग स्टाइल जो है, वो है विंग डिपेंडेंट।
ठीक है। यहीं पे अगर ये कोई टीम आपको दिखे जो ऐसे कुछ फॉर्मेशन के साथ ज़्यादा मिडफील्ड पे लोग लगा के खेल रहे हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको यहाँ पे 2 सेंट्रल मिडफील्डर्स थे। ये जो आपके 2 सेंट्रल मिडफील्डर्स हैं, अगर यहीं पर आपके पास मिडफील्डर्स ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 4 मिडफील्डर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मेशन में ऐसे टीमों के बारे में जब आप सोच सकते हैं कि ये टीम मिडफील्ड डिपेंडेंट फुटबॉल खेल रही है, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, कुछ टीमों की मेंटालिटी अटैकिंग होती है। मतलब समझ लीजिए कि कोई बड़ी टीम किसी छोटी टीम के अगेंस्ट जब खेलती है तो आप देखेंगे कि लगातार बड़ी टीम डोमिनेट कर रही है, बार बार अटैक कर रही है। कुछ टीमों की मेंटालिटी डिफेंसिव होती है। तो ये सब है स्टाइल ऑफ प्ले, ठीक है। अभी सवाल ये है कि स्टाइल ऑफ प्ले मतलब कौन सी टीम किस स्टाइल पे खेलना पसंद करती है, ये आपको पता कैसे चलेगा। सबसे बेस्ट जो ज़रिया होगा वो है अगर आप मैच को देखें। मैं इसका कोई ऑल्टरनेटिव ही आपको नहीं बताऊंगा कि मैच देखने से बढ़िया कोई ऑल्टरनेटिव हो ही नहीं सकता फुटबॉल के बारे में जानने से। अगर आप पूरा मैच देख पाएँ तो सबसे बेटर होगा, या फिर कम से कम अगर आप मैच नहीं देख पाते हैं तो एक्सटेंडेड हाइलाइट्स होते हैं जो कि आपके इंटरनेट में, यूट्यूब में कहीं पे भी मिल जाएगा। किसी भी टीम का जब आप मैच खेलना चाहते हैं या फैंटेसी में फॉलो करना चाहते हैं तो आप एक्सटेंडेड हाइलाइट्स को अगर देखेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा कि कोई भी टीम किस स्टाइल से खेलना पसंद करती है, ठीक है। अभी अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप हाइलाइट्स भी नहीं देख सकते, मैच भी नहीं देखते, प्री मैच रेटिंग्स की कुछ चीज़ें होती हैं। मतलब क्या कि समझ लीजिए कोई मैच जब कंप्लीट होता है तो इंटरनेट पे बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जो कि प्री मैच रेटिंग्स देती हैं प्लेयर्स को। उससे भी आप कुछ हद तक आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन इससे जो नॉलेज आपको मिलेगा उससे कई गुना ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेगा जब हम मैच को अपने आंखों से देखेंगे, ठीक है। तो मैं भी जब आपको कोई एनालिसिस करूँगा या फिर जब आपको मैं डिस्कस करूँगा किसी टीम के स्टाइल ऑफ प्ले के बारे में, तो आप ये समझ लीजिए कि मैं भी मैच देख के या फिर हाइलाइट्स देख के ही आपको ये चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। स्टाइल ऑफ प्ले से ही एक और चीज़ों का आपको पता चल जाएगा, वो है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। मतलब क्या, मतलब अब मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब आप कंसीडर करिए ये वाला जो मैंने आपको फॉर्मेशन दिखाया, ठीक है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिडफील्ड में ज़्यादा लोग हैं। तो आप इनिशियली यही सोचेंगे कि इस टीम के पास ज़्यादा मिडफील्डर्स, अच्छे मिडफील्डर्स हैं, ठीक है। अगर आप हाइलाइट्स देखेंगे इस टीम का, कोई भी टीम हो ये, तो आप देखेंगे कि ये टीम ज़्यादा मिडफील्ड में पासेस खेल रही है, थ्रू बॉल ज़्यादा निकाल रहे हैं, सेंट्रली अटैक उनके ज़्यादा हो रहे हैं, विंग से कम हो रहे हैं लेकिन सेंट्रली ज़्यादा हो रहे हैं। तो इनिशियली आप ये सोच सकते हैं कि इस टीम की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो होगी उनकी मिडफील्ड। समझ रहे हैं आप। तो ये चीज़ें भी आपको हाइलाइट्स देख के समझ आ सकती है कि कौन सा टीम कहाँ पे ज़्यादा अटैक कर रही है। तो जहाँ से या जहाँ पे वो ज़्यादा अटैक कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वही उनकी स्ट्रेंथ जोन होगी, स्ट्रॉन्ग जोन होगी। और जहाँ से वो थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, कम अटैक कर रहे हैं, वो उनकी वीक जोन होगी, ठीक है। एक और चीज़ जो आप समझ सकते हैं, समझ लीजिए आप किसी एक टीम के मैच को देख रहे हैं जहाँ पर समझ लीजिए मैंने जो एग्जांपल दिया मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड, ठीक है। समझ लीजिए मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम बार बार उनके राइट फ्लैंक से अटैक कर रही है, क्रॉसेस निकाल रही हैं, ड्रिबलिंग हो रहे हैं, बार बार वहीं से वो अटैक कर रहे हैं। तो आप इजीली ये समझ सकते हैं कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम की जो स्ट्रेंथ है वो है राइट फ्लैंक या राइट बैक या राइट साइड, ठीक है। तो यहाँ से आप मैनचेस्टर यूनाइटेड की स्ट्रेंथ को समझ गए। और इसी एक चीज़ के ऊपर बेस करके आप एक और चीज़ समझ सकते हैं, वो है क्या कि मैनचेस्टर सिटी का लेफ़्ट साइड थोड़ा वीक है। अगर आप सीधा खड़ा रहते हैं और आपका ओपोनेंट आपके सामने खड़ा रहता है तो आपका राइट हैंड उसके लेफ़्ट हैंड के बराबर में होगा। तो अगर किसी टीम का लेफ़्ट साइड वीक है तभी जाके ओपोनेंट टीम राइट फ्लैंक से या राइट साइड से अटैक कर सकती है। आई होप आप ये समझ रहे होंगे क्योंकि ये बिल्कुल कॉमन सेंस है, ठीक है। तो आप एक ही चीज़ से, मतलब एक ही टीम के एक अटैक माइंडसेट से ही आप एक टीम की स्ट्रेंथ को और ओपोनेंट टीम की वीकनेस को दोनों ही समझ गए, ठीक है। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि हाइलाइट्स देखने का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो सकता है।
तो यही है मेन जो पॉइंट, स्टाइल ऑफ प्ले, स्ट्रेंथ और वीकनेस, मैच हाइलाइट्स के बारे में बताया। कोशिश करिए मैच हाइलाइट्स या रिप्लेस कम से कम देखने की, या फुल मैच अगर आप देख पाएँ, टाइम हो अगर आपके पास, जो कि अभी तो होना चाहिए। और एकदम ही अगर आप किसी तरह से मैच नहीं देख पा रहे हैं, हाइलाइट्स नहीं देख पा रहे हैं, रिप्ले नहीं देख पा रहे हैं, तो ये जो मैंने बताया प्री मैच रेटिंग्स, ये अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ से भी आप बहुत हद तक आइडिया प्राप्त कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, कौन सी टीम कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे वीक है, कहाँ पे ज़्यादा अटैकिंग मूव्स बन रहे हैं, ये सब चीज़ें। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिकली चीज़ें होती हैं साइट्स पे, जैसे कि मैं बताया। तो इससे बेटर यही होगा कि अगर आप लाइव मैचेस या हाइलाइट्स देखें तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। चौथा पॉइंट, शैडो पोजीशंस एंड इट्स इंपॉर्टेंस। कुछ हद तक मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अभी यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। तो इसी फॉर्मेशन को हम कंसिडर करते हैं। कुछ पोजीशंस के बारे में मैं बताऊँगा, सारी पोजीशंस के बारे में नहीं। बाकी पोजीशंस के बारे में आप खुद भी ड्यूरिंग मैच वीडियोस आप समझ सकते हैं। तो समझ लीजिए ये एक फॉर्मेशन है जहाँ पर आप 4 यहाँ पे डिफेंडर्स हैं, 2 सेंट्रल मिडफील्डर्स, 3 अटैकिंग मिडफील्डर्स और 1 स्ट्राइकर, मतलब 4-2-3-1। ठीक है, ये एक फॉर्मेशन के साथ कोई टीम आपको इनिशियली जब आप लाइनअप अनाउंस हो रहा है, आप देख रहे हैं कोई टीम इस फॉर्मेशन के साथ उतर रहा है। अभी क्या है, आपको पता है ये जो प्लेयर है AM, मतलब अटैकिंग मिडफील्डर, इसके पास एबिलिटी है कि वो नीचे उतर के सेंट्रल मिडफील्ड में भी खेल सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। तब आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो अटैकिंग मिडफील्डर था, ये बाय एनी मीन्स एज अ सेंट्रल मिडफील्ड में भी आ सकता है। तो क्या हो गया, जो फॉर्मेशन आपने पहले देखा 4-2-3-1, वो अभी क्या हो गया 4-3-2-1। मतलब जिस फॉर्मेशन में हमें इनिशियली लगा था कि सेंट्रल मिडफील्ड में लोग कम हैं, वो एक प्लेयर के जो यहाँ पे खेल रहा था, एक प्लेयर के डुअल पोजीशन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए किसी भी सिचुएशन में 3 मिडफील्ड में भी कन्वर्ट हो सकता है और अपने मिडफील्ड में लोग बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है शैडो पोजीशंस का। मैं आपको और भी कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। ये एक और फॉर्मेशन है, और यहाँ पर आप यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 5 डिफेंडर्स हैं। ठीक है, 5 डिफेंडर, 3 मिडफील्डर और 2 स्ट्राइकर, मतलब कुछ हद तक 5-3-2। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि ये जो 2 फुल बैक्स हैं, ठीक है, ये किसी भी समय पर अटैकिंग माइंडसेट के साथ ऊपर जा सकते हैं, और इनका एक डुअल पोजीशन कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको हम कहते हैं विंग बैक। ठीक है, तो आप इमीडिएटली कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो फॉर्मेशन है 5-3-2 का, ये किसी भी वक्त कुछ ऐसा भी हो सकता है। मतलब क्या, मतलब जो फॉर्मेशन हम देख रहे थे कि 5 डिफेंडर्स एक डिफेंसिव माइंडसेट मेंटालिटी के साथ, विंग बैक्स के आने से यहाँ पर 2 ऐसे प्लेयर्स हो गए जो कि लगातार विंग से अटैक कर सकते हैं। डिफेंस में थोड़ा लोग कम हो गया। ठीक है, और जो फॉर्मेशन हमें बहुत ज़्यादा डिफेंसिव फॉर्मेशन नज़र आ रहा था, वो अभी थोड़ा अटैकिंग नज़र आने लगा। ठीक है, ये 2 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए जो कि है शैडो फॉर्मेशन और शैडो पोजीशंस। ठीक है, आपको अगर किसी प्लेयर के बारे में डुअल पोजीशंस वो यहाँ पे खेल सकते हैं, ये अगर आपको पता हो तो आपको समझ आ सकता है कि कोई भी टीम किस तरह से अपने फॉर्मेशंस को चेंज कर सकती है। और आपने देखा कि प्लेयर्स के डुअल पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करके ही फॉर्मेशंस भी कैसे चेंज हो सकते हैं ड्यूरिंग मैच या फिर कभी भी। ठीक है, तो यही है चीज़ जिसको हम कहते हैं शैडो पोजीशंस या शैडो मास्क पोजीशन। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, हाइडिंग पोजीशन जिसे हम कहते हैं, जो कि आपके सामने रखते कुछ हैं और असली मैच में होता कुछ अलग है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, और ये सब चीज़ें की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि कौन सा प्लेयर किस पोजीशन पे खेल सकता है और कैसे कैसे चेंजेस हो सकते हैं। तो
इसके ऊपर डिपेंड करके भी बहुत सारे टैक्टिकल चेंजेस हो सकती हैं। आप इजीली समझ लीजिए ना, जहाँ पर आप 5-3-2 फॉर्मेशन देख रहे थे, वहाँ पर आपको इजीली लग रहा होगा कि ये टीम तो आज डिफेंसिव खेलेगी, सारा मैच डिफेंड करेंगी, गोल करने के चांसेस कम बनाएंगी। लेकिन जैसे ही उनके दो विंग बैक्स आ गए, तो आपके लिए वो जो दो विंग बैक्स हैं वो लगातार विंग से अटैक करना शुरू कर देंगे। तो जहाँ पर आपको वो डिफेंसिव मेंटालिटी नज़र आ रहा था, वो अचानक से एक विंग डिपेंडेंट अटैक स्टाइल हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं शैडो स्ट्राइकर और शैडो पोजीशंस और शैडो फॉर्मेशंस के लिए, जिसको आपको जानना है। इसका इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे दूंगा। और यही एक चीज़ है, मेन चीज़ है, जिसके लिए आपको टेलीग्राम पे लास्ट मोमेंट पे ऑन रहना ही पड़ेगा। वैसे भी फुटबॉल में 1 घंटे पहले लाइनअप्स आ जाते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तब मैं ये आपको समझा दूंगा कि किस फॉर्मेशन के साथ टीमें उतर रही हैं, वो एटलीस्ट वो ऑन पेपर दिखा रही हैं, और क्या क्या फॉर्मेशन चेंजेस हो सकते हैं, जिसके बेसिस पर भी हम उनकी मेंटालिटी, उनकी अटैक स्टाइल प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है इनिशियली फॉर्मेशन देखकर हमें ऐसा लगे कि ये प्लेयर तो अभी डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेलेगा, फुल बैक पोजीशन पर खेलेगा। लेकिन जैसे ही हम उनके शैडो पोजीशंस को समझ लेंगे, तो हो सकता है कि वो डिफेंसिव माइंडसेट वाला प्लेयर हमारे लिए कुछ अटैकिंग रोल पे भी खेलते हुए दिख जाए। ठीक है, अब ये सब चीज़ें सभी एनालाइज़ नहीं करते हैं। सभी देखते हैं कि चलो इसको तो सेंट्रल डिफेंस पे लिस्ट करा गया है, या फिर फुल बैक पे लिस्ट किया गया है ऑफिशियल लाइनर्स में। लेकिन जब हम थोड़ा सा डीप में एनालिसिस करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि ये प्लेयर, ये बंदा विंग पे भी खेल सकता है, ये बंदा सेंट्रल मिडफील्ड से भी ऊपर खेल सकता है, या फिर ऐसा कुछ। ठीक है, तो यही है शैडो फॉर्मेशन, शैडो पोजीशंस और इसकी इंपॉर्टेंस। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद आते हैं गेम चेंजर्स। ये शैडो पोजीशंस वाले भी आपके लिए गेम चेंजर हैं। एक और गेम चेंजर होते हैं जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट्स में क्या मतलब क्या है कि क्रिकेट की तरह यहाँ पर भी 11 प्लेयर्स मैदान पे उतरते हैं फुटबॉल में। लेकिन बेंच पे 7 से 8 प्लेयर होते हैं, 7 प्लेयर मोस्ट प्रोबेबली, अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो, जिसको कभी भी ड्यूरिंग मैच कोच और सपोर्टिंग स्टाफ्स जो होते हैं, टैक्टिकल चेंजेस करने के लिए या फिर लाइक टू लाइक चेंजेस करने के लिए उतारते हैं मैचेस में। बेंच पे भी कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो कि कभी कभार आके गेम चेंज कर देते हैं। जो एक अलग लय में गेम चल रहा होता है, वो आके वो लय चेंज कर देते हैं। तो इन सब प्लेयर्स के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और ये भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो बंदा मैच पे आ भी सकता है या नहीं। क्योंकि जैसे मैंने बताया 7 प्लेयर्स होते हैं, उनमें से 3 प्लेयर ही सब्स्टिट्यूट के तौर पर पिच पे आ सकता है या फिर ग्राउंड पे आ सकता है। तो ये आइडिया हमें होना चाहिए कि 3 बंदे में से वो होगा या नहीं। या फिर वो हम ऐसा भी हो सकता है कि वो हम ऐसे कुछ प्लेयर्स को चूज़ करें फ्रॉम सब्स्टिट्यूट बेंच, और वो मैच पे आए ही ना। मैंने आखिरी वीडियो में आपको दिखाया था कि एक प्लेयर को मैंने चूज़ किया था, वो आया था बेंच से और अच्छा भी करा था, ड्रीम टीम का पार्ट भी था, तो ऐसा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे लिए गेम चेंजर। ये ऑफ कोर्स आपके लिए ग्रैंड लीग में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। पिछले वीडियो में अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि किस तरह से जो बंदा ग्रैंड लीग जीता था, उसके पास भी वो प्लेयर नहीं था, और अगर उसके पास वो प्लेयर होता तो वो वन साइडेड जीत सकता था। तो ऐसे स्मॉल लीग में उतना दिक्कत नहीं होता है, लोग जनरली सब्स्टिट्यूट वाले प्लेयर्स को नहीं लेते हैं। लेकिन ग्रैंड लीग में विदाउट एनी डाउट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। छठा पॉइंट, विच प्लेयर टू चूज़ इन विच काइंड ऑफ मैचेस एंड स्टेप्स टू फॉलो। अभी समझ लीजिए हम दोनों टीमों की एनालिसिस कर रहे हैं। उसके बाद हमें दोनों ही टीमों के डिफेंस में काफ़ी प्रॉब्लम्स नज़र आई। ठीक है, हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि किसी भी तरह से दोनों टीमें क्लीन शीट नहीं रख पाएगी। क्लीन शीट का मतलब कि वो 0-0 स्कोर लाइन नहीं रख पाएंगी, वो गोल ज़रूर कंसीड करेंगी। तो ऐसी सिचुएशंस में हमें, हमारे पास जो डिफेंडर्स होते हैं, जिनको मिनिमम 3 डिफेंडर्स हमको लेना ही पड़ता है, क्योंकि तो वो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ के लिए, डिफेंडिंग एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा पॉइंट्स देते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि जितना गोल आप कंसीड करोगे ड्रीम इलेवन में, कम से कम हम कह सकते हैं, उतना ज़्यादा आपको नेगेटिव मिलेगा। तो ये एक चीज़ है कि आपको डिफेंडर लेना भी है, और आपके पास क्लीन शीट पाने का भी अगर चांसेस ना हो, तो हमें किस तरह के डिफेंडर्स लेने होते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस में हमें कुछ ऐसे डिफेंडर्स को लेना होता है जिनके पास थोड़ी अटैकिंग मेंटालिटी है। मतलब क्या? मतलब अगर सेट पीस हो, जो डिफेंडर्स ऊपर आते हैं गोल स्कोर करने की चांसेस क्रिएट करने के लिए, या फिर कुछ ऐसे डिफेंडर्स जिनके पास अच्छी पासिंग एबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये सब।
तो इसके लिए हमें स्टैट्स फ़ॉलो करना पड़ेगा, मतलब क्या, पासिंग एक्यूरेसी तो आपको मिल ही जाएगा कि पासिंग एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और बाकी कौन सा डिफेंडर थोड़ा अटैकिंग मेंटालिटी रखता है, कॉर्नर्स वगैरह में ऊपर आता है, ये आपको मैच हाइलाइट से दिख जाएगा। सिर्फ डिफेंडर का नहीं, मिडफील्डर्स में भी कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे कि समझ लीजिए किसी मैच पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गोल होंगे, लेकिन वहाँ पर कोई एक मिडफील्डर है जो कि थोड़ा सा डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेलता है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गोल की आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, वहाँ पर डिफेंसिव माइंडसेट वाले मिडफील्डर का कोई रोल होगा नहीं। यहीं पर अगर आप कहीं पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा गोल होगा नहीं, 0-0 का स्कोर लाइन भी रह सकता है, तो वहाँ पर डिफेंसिव माइंडसेट वाले मिडफील्डर्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, वाइस वर्सा, मतलब यही चीज़ है। तो इसी तरह से किस तरह के मैच पर हमें किस तरह से प्लेयर्स लेने हैं, ये समझना ज़रूरी है। इसके लिए कुछ स्टैट्स भी हमारे पास होंगे, टैकलिंग एक्यूरेसी, पासिंग एक्यूरेसी, जिनको हम कंसीडर करेंगे ऐसे ऐसे मैचेस में जहाँ पर हमारे पास मतलब जेन्युइन ऑप्शंस की कमी होगी। ठीक है, ये आपको ड्यूरिंग मैच डे समझ आ जाएगा, और मैं इन सारे पॉइंट्स को कवर करने के बाद एक दो एग्जांपल्स भी आपको दूंगा जहाँ पर आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। हाउ कैन बी प्रेडिक्ट स्कोर्स, ये भी वही चीज़ है कि मैं जब आप मैचेस एनालिसिस करेंगे, टीम एनालिसिस करेंगे, प्लेयर्स एनालिसिस करेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या हो सकता है। अभी तो मैं नहीं समझा सकता ज़्यादा कुछ, लेकिन ड्यूरिंग मैच वीडियोज़ ये भी आपको समझ आ जाएगा। वाई नीड टू बी एक्टिव ऑन टेलीग्राम, ये मैंने पहले ही बता दिया। फुटबॉल ऑलराउंडर्स क्या होते हैं? क्रिकेट की तरह फुटबॉल में भी ऑलराउंडर्स होते हैं, जी हाँ होते हैं। फुटबॉल में ऑलराउंडर्स हम उनको कह सकते हैं, जनरली ऑलराउंडर टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं होता है, मैंने समझाने के लिए ये लिखा हुआ है, जो मल्टीपल पोजीशंस पे खेल सकते हैं। कंसिडर आप कर सकते हैं शैडो फॉर्मेशन वाले चीज़ से। तो ये प्लेयर क्या होते हैं, समझ लीजिए कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो कि हमेशा ही डिफेंसिव मेंटालिटी के साथ अटैकिंग मूव्स में भी काफ़ी काम आते हैं, या फिर कुछ ऐसे प्लेयर्स जो कि दोनों विंग्स से खेल सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई ऐसा स्ट्राइकर जो कि ज़रूरत पड़ने पर मिडफील्ड में आकर गेम को बना भी सकता है, पासेस निकाल सकता है। तो ऐसे प्लेयर्स हमेशा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और ऐसे प्लेयर्स फैंटेसी में आपके लिए काम काफ़ी आसान कर देते हैं। क्रिकेट की तरह यहाँ पर दोनों टीम के 22 प्लेयर्स को बार बार शफल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर आपके पास ऐसे 4-5 प्लेयर्स हो जाएं, क्योंकि आप जैसा भी टीम क्यों ना बनाए, वो 4-5 प्लेयर्स जो कि हम ऑलराउंडर्स कह रहे हैं, आपके हर टीम के पार्ट होते हैं। क्योंकि जैसा भी मैच क्यों ना हो, चाहे वो गोललेस मैच हो, चाहे वो बंचेस में गोल्स वाले मैच हो, कैसा भी मैच क्यों ना हो, ऐसे प्लेयर्स आपके हमेशा काम आ जाते हैं। ठीक है, तो कोई सा भी मैच आप क्यों ना खेल रहे हो, चाहे वो स्मॉल लीग खेल रहे हो, ग्रैंड लीग खेल रहे हो, कहीं पे भी खेल रहे हो, ऐसे प्लेयर्स पर हमेशा नज़र रखना चाहिए जो कि मल्टीपल पोजीशंस पर खेल सकते हैं, और जिनकी मेंटालिटी ऐसी नहीं है कि मतलब डिफेंस करने गए तो डिफेंस ही करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर अटैक पे भी आते हैं, विंग्स चेंज करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मतलब कोई पर्टिकुलर वीकनेस नहीं होती है जिन प्लेयर्स की, उनको ही हम फुटबॉल में ऑलराउंडर्स करते हैं, कहते हैं। वाई नो टीम, मतलब क्यों हम कोई यहाँ पे टीम प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो मैंने पहले ही बता दिया। और क्रिकेट की तरह जैसे कि मैंने लास्ट में एक डेमो टीम दिखाता हूँ, वहाँ यहाँ पे वो नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मेशन के साथ साथ आपके टीम भी चेंज होते रहते हैं। कौन सा टीम किस फॉर्मेशन के साथ मैचेस में उतरेगी, ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम उसको भी सोचने की कोशिश करेंगे। लेकिन टीम की उम्मीद यहाँ पे बिल्कुल भी मत रखिए, क्योंकि आज क्रिकेट की तरह प्लेइंग 11 यहाँ पे उतना ज़्यादा सर्टेन नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात कि टीम के ऊपर डिपेंड करके आप यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते हैं। कौन सा टीम किस फॉर्मेशन के साथ आ रही है, बेंच पे कौन कौन प्लेयर हैं, ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हो सकता है मैं फिर भी एक आध डेमो टीम आपको ड्यूरिंग वीडियो दिखा दूँ, लेकिन क्रिकेट की तरह यहाँ पे आप कैप्टन वाइस कैप्टन सजा के स्पून फीडिंग वाला टीम फॉर्मेशन हाँ यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, जो कि क्रिकेट में भी हम करते नहीं हैं, लेकिन फुटबॉल में जिसका मतलब भी मेरे पास नहीं बनता है कि क्यों लोग ऐसे टीम बना के देते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। लास्ट पॉइंट जो है, गुड प्लेयर वर्सेस इफेक्टिव प्लेयर। अब इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब क्या है, आप जो लास्ट जो मैंने यहाँ पे जो छठा पॉइंट था उसको कंसीडर कर सकते हैं। गुड प्लेयर मतलब क्या, जो कि सारा मैच में अच्छा खेलते हैं। और ये पॉइंट समझने के लिए आपको, आप जिस ऐप पे खेलना चाहते हैं फैंटेसी फुटबॉल, वहाँ का पॉइंट सिस्टम समझना ज़रूरी है। मतलब क्या, समझ लीजिए अभी मैं ड्रीम 11 को एज एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। ड्रीम 11 में अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो 30 पासेस देने के बाद 1 पॉइंट मिलता है, वहीं पे एक असिस्ट का मिलता है 5 पॉइंट। मतलब अगर कोई बंदा सारा मैच कमाल का फुटबॉल खेल रहा है, लगातार पासेस निकाल रहा है, थ्रोस निकाल रहा है,
समझ लीजिए अगर वो 300 पासेस भी देता है तो 300 पासेस के बाद उनको मिलेंगे 10 पॉइंट्स, ठीक है। और अगर कोई फुटबॉलर मतलब गलती से भी 2 असिस्ट निकाल देते हैं, मतलब उसके पास से अगर 2 गोल हो जाते हैं तो उनको मिल जाते हैं 10 पॉइंट्स, ठीक है। तो तो विदाउट एनी डाउट जो 300 पास निकालने वाला प्लेयर है उसने अच्छा खेला है, लेकिन आपके लिए वही प्लेयर इम्पोर्टेंट होगा जो कि आपके लिए ज़्यादा पॉइंट देगा। और इस क्षेत्र में ज़्यादा पॉइंट्स आपको असिस्ट देने वाले प्लेयर ही बन गए, ना कि पास करने वाले प्लेयर, ठीक है। ऑफ कोर्स विद मैचेस इनके इंपॉर्टेंस चेंज होते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अगर डिफेंसिव मैच हो तो वो पास देने वाला बंदा ही आपके लिए अच्छा साबित होगा, ना कि असिस्ट मेकिंग असिस्ट बनाने वाला बंदा, क्योंकि वहाँ पर आप गोल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। और जहाँ पे ज़्यादा गोल हो रहा है वहाँ पर ऑफ कोर्स असिस्ट बनाने वाला प्लेयर ही आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इसीलिए मैंने पहले ही कहा था पहले दिन के वीडियो में कि पॉइंट सिस्टम आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, कि किस तरह के साइट पर किस तरह का पॉइंट सिस्टम दे रहे हैं वो वहाँ के वो जो साइड वाले, ठीक है। इसी के ऊपर डिपेंड करके आपकी जो सिलेक्शन ऑफ चॉइस है ये हो सकती है। तो यही डिफरेंस है गुड प्लेयर और इफेक्टिव प्लेयर में, और ये जानने के लिए आपको अपने जिस भी साइड पर आप खेल रहे हैं वहाँ पर पॉइंट सिस्टम जानना भी ज़रूरी है। अभी ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। मैंने आपको कुछ मैचेस की जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो मैंने आपको दिखाई थी जो मैंने खेला था, उसमें से ही मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। अभी ये क्या है, ये है आखिरी जो मैच फैंटेसी में मैं खेल पाया था, मतलब इस क्राइसिस से पहले, वो है ये मैच लेवरकुसन और ब्रेमेन के बीच में, आप देख सकते हैं। और ये जो रेटिंग्स है ना, ये 7.6, 7, 6.7, इन्हीं रेटिंग्स की मैं बात कर रहा था, जो कि आफ्टर मैच आपको सॉरी थोड़ा पेज लोड हो गया था, मतलब लोड नहीं हुआ था। तो ये जो रेटिंग्स आप देख पा रहे हैं, ये जो रेटिंग्स आप देख पा रहे हैं, ये होती हैं प्री मैच रेटिंग, जो कि आपको किसी भी मैच के बाद किसी भी साइट पे मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने सोफा स्कोर को कंसीडर करा है, आप कोई और साइट भी कंसीडर कर सकते हैं। जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था, देखिए, अगर हम ये फॉर्मेशन आप सही से नोटिस कर रहे हैं तो ये जो साइड है ये था लेवरकुसन का राइट साइड, ठीक है, और ये है लेफ्ट साइड, ठीक है। अब राइट साइड में देखिए खेल रहे थे मिचेल वीज़र, देख पा रहे हैं आप ये नाम, ये एक, चलिए अभी इंटरनेट ऑन करके काम करते हैं। ये था राइट साइड में खेल रहा था ये बंदा, ठीक है। तो यही एक लौता डिफेंडर था पूरे मैच पर, आप देख सकते हैं इसने गोल भी दागा था। तो ये है हमारे राइट बैक। यहाँ पर खेल रहे थे मूसा दियाबी, ये थे हमारे लेफ्ट विंग, ठीक है, जिन्होंने 2 असिस्ट निकाले थे। तो अगर आप मैच का स्कोर कार्ड देखेंगे जो ब्रेमेन और लेवरकुसन के बीच में आखिरी मैच हुआ था तो आपको दिख जाएगा। अभी यहाँ पे बेंच से आए थे करीम बेलडावी, जिन्होंने 1 असिस्ट किया था। ये नाम याद रखना, ये आए थे 61st मिनट पर, आप देख सकते हैं ये आए थे वर्ड्स की जगह पर, ये हैं वर्ड्स, देख सकते हैं आप, आउट एफ वर्ड्स, मतलब वर्ड्स की जगह पर ये आए थे। मतलब करीम बेलडावी आए थे राइट विंग पर। मतलब क्या, मिचेल वीसर और कलीम बेलडावी दोनों ही खेल रहे थे राइट साइड पर, ठीक है। अभी एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने एक टीम फॉर्मेशन किया था, ठीक है। ऑफ कोर्स सारी चीज़ें सही नहीं थी, लेकिन मैंने एक टीम फॉर टेस्टिंग आप कह सकते हैं मैंने फॉर्मेशन किया था। यहाँ पर मेरे वाइस कैप्टन थे मिचेल वीज़र, एकमात्र डिफेंडर जिनको मैंने वाइस कैप्टन रखा था, एकमात्र डिफेंडर जिन्होंने मैच में गोल दागा था, और हाईएस्ट पॉइंट स्कोरिंग डिफेंडर विदाउट एनी डाउट। क्यों मैंने इनको वाइस कैप्टन रखा था? और मेरे कैप्टन थे करीम बेलडावी, ठीक है। अब इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ थी, मेरे कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों में ही, और दोनों ही इफेक्टिव भी थे। आप देख सकते हैं वीज़र ने गोल किया था, बेलडावी ने असिस्ट किया था, और ये दोनों ही मेरे लिए टीम में थे, मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन भी थे। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न यही है कि जो ब्रेमेन की टीम थी, मतलब जो लेवरकुसन के ओपोनेंट थे उस मैच में, मैंने कुछ चीज़ें देखी थी जिससे मुझे समझ आया था कि इनके लेफ़्ट साइड में, मतलब ब्रेमेन के लेफ़्ट साइड में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। वैसे तो उनके दोनों ही साइड्स में प्रॉब्लम्स थी, लेकिन लेफ़्ट साइड में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हैं। और इसीलिए मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इन लेवरकुसन की राइट साइड जो है, राइट विंग जो है,
वो बहुत ही तबाही मचा सकती है। और आपने देखा मैच में हुआ भी। टोटल अ, टोटल 4 गोल हुए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लेवरकुसन ने 4 गोल दागे थे। उनमें से 2 गोल राइट साइड के प्लेयर्स ने बनाया था और मेरे कैप्टन, वाइस कैप्टन भी राइट साइड से ही थे। तो आप समझ सकते हैं कि किसी टीम के स्टाइल ऑफ प्ले को कंसीडर करके और उसके वीकनेस स्ट्रेंथ्स को एनालिसिस करके आप किस तरह से सोच सकते हो। ऑफ कोर्स मेरी टीम परफेक्ट नहीं बनी थी, लेकिन जो कंसिडरेशन मैंने लाया था यहाँ पे, वो आप समझ सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, क्योंकि मैंने विज़र और बेलाडाबी दोनों राइट विंग के प्लेयर्स को मैंने लिया था, मैंने ब्रेमेन की तरफ से लेफ्ट विंग में खेलने वाले ये जो हैं मार्को फ्रिडल, मतलब लेफ्ट बैक में जो खेल रहे थे, मतलब लेफ्ट साइड में जो डिफेंडिंग कर रहे थे, उनको मैंने नहीं लिया। और आप देख सकते हैं पूरे मैच में सबसे कम रेटिंग भी इन्हीं को मिला था, मार्को फ्रिडल को। क्यों? क्योंकि लेवरकुसेन के राइट साइड ने लगातार अच्छी अटैक करी थी और उनके राइट साइड से 2 गोल भी बने थे। तो जाहिर सी बात है कि ब्रेमेन के लेफ्ट साइड को आपको वीक होना ही पड़ेगा। ठीक है? तो यही चीज़ है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर आप मैचेस एनालिसिस करेंगे तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है? अभी अ, जो मैं शैडो फॉर्मेशंस की बात कर रहा था, यहाँ पर एक शैडो फॉर्मेशन वाला प्लेयर है, काफ़ी हैं। जैसे कि ये जो है केविन वॉग्ड, ये सेंट्रल डिफेंस में खेल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो राशिका हैं, यहाँ पे सेंट्रल स्ट्राइकर के तौर पर खेल सकते हैं। बिटनकोर्ट मिडफील्ड में खेल सकते हैं। मतलब ये जो फॉर्मेशन आपको इनिशियली 4-3-3 देख रहा है, ये किसी भी वक्त 5 डिफेंडर के फॉर्मेशन में चला जा सकता है, मतलब ऐसा कुछ। ठीक है? तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि ज़रा सा एनालिसिस किया मैंने। बहुत ज़्यादा नॉलेज मुझे तब भी नहीं था, अब भी नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि ये अभी ट्रायल मोड पे हैं, एमेचर स्टेज में हैं हम अभी। तो बिल्कुल कम अपनी इन्वेस्टमेंट रखिएगा, थोड़ा सीखने की कोशिश कीजिएगा क्या सिखाने की मैं आपको चाह रहा हूँ वो। तो यही सब चीज़ें हैं जो कि आप एनालिसिस करके समझ सकते हो। मैंने छोटा सा आपको एग्जांपल दिया और आई होप क्या क्या पॉइंट्स हैं मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। अगर आपको ये चीज़ यूनिक लगी हो, अगर आपको लगा हो कि पूरे यूट्यूब में अभी तक किसी ने भी ये सब चीज़ कंसिडर नहीं करवाई है, ऐसे कोई एनालिसिस नहीं करा है किसी ने फुटबॉल की, तो ज़रूर लाइक करना वीडियो को और कमेंट बॉक्स में बताया ना कि कैसा लगा आपको ये सब चीज़ें। अगर कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में भी कह सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से मेरे से टेलीग्राम से पे भी डायरेक्टली बात कर सकते हो। लेकिन आई होप आप लोग सभी अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करोगे, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी नया है। इसमें कोई डाउट नहीं है, अभी तक मैंने किसी को नहीं देखा है इस लेवल पर काम करते हुए और एनालिसिस करते हुए। ठीक है? तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और कोशिश करूँगा कि जितनी ये जब भी हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएँ, मैच वीडियोज़ भी लाने का, अभी आप देख सकते हैं 65% चार्ज है मेरे पास। अगर पॉसिबल हुआ तो कल का मैच वीडियो भी शायद आ जाए। लेकिन अभी के लिए ये ही जो चीज़ है मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी काम पे आ सकता है। तो स्टे सेफ और बेस्ट ऑफ लक।